छोटे से घर के छोटे से आंगन में वह उस वक्त पूरी तरह यूनिफॉर्म पहने तैयार खड़ी थी, जबकि नवाजुद्दीन मुस्कुराते हुए अपनी 10 साल की मासूम बेटी माहिरा को देख रहे थे, जो अपने लंबे बालों को पोनी में बांधकर बैग पीठ पर टांगे स्कूल जाने के लिए तैयार थी। चलो बाबा, कहते ही उन्होंने झुककर बेटी के माथे को चूमा और उसे उठा लिया। चलो मेरी जान, तुम्हें स्कूल छोड़कर फिर मैं हवेली चला जाऊंगा। रास्ते भर वह हमेशा की तरह अपने पिता से हर छोटी बड़ी बात करती आई, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। लेकिन किस्मत उस दिन उनके साथ कौन सा खेल खेलने वाली थी, यह दोनों नहीं जानते थे। नवाजुद्दीन ने उसे स्कूल के गेट पर छोड़ा, झुककर माथे पर बोसा दिया, कुछ नोट उसकी हथेली पर रखे और तब तक उसे जाते देखते रहे जब तक वह गेट के भीतर न चली गई। फिर वह साइकिल पर हवेली की ओर चल पड़े। वह हवेली का पुराना ड्राइवर था, बरसों से यह काम कर रहा था। जब भी बड़े साहब को शहर जाना होता, वह हमेशा तैयार रहता। ड्राइवर के अलावा चौकीदारी का काम भी उसने संभाल रखा था, क्योंकि हवेली वालों से उसका गहरा रिश्ता था, खासकर जमशेद खान से, जो उसे अपना छोटा भाई मानते थे। इस दुनिया में उसके जीने का सहारा सिर्फ उसकी 10 साल की बेटी माहिरा थी, जिसके लिए वह अपनी बड़ी बीमारी को दिल में छुपाए जिंदगी से जूझ रहा था। लेकिन मौत कब किसी का दामन थाम ले, कौन जानता है। उस दिन भी उसने दवा तो ली थी, मगर तबीयत बिगड़ी हुई थी। चूंकि खान साहब को शहर जाना था, इसलिए काम पर आना जरूरी था। जमशेद खान ने उसके पीले चेहरे और खांसते हुए हाल को देखकर कहा, क्या बात है नवाज, दवा नहीं ले रहे? दुनिया में वही एक इंसान था जो उसकी बीमारी से वाकिफ था। नवाज ने जवाब दिया, दवा ले रहा हूं खान साहब, पर रात से तबीयत ठीक नहीं है। जमशेद खान ने कहा, अगर आराम करना चाहो तो हवेली में रुक जाओ। लेकिन उसने जिद की, नहीं खान साहब, बताइए कहाँ जाना है। शहर की राह पर चलते हुए अचानक नवाजुद्दीन को सीने में तेज दर्द उठा और उसका सिर स्टीयरिंग पर झुक गया। जमशेद खान तुरंत गाड़ी से उतरकर उसे संभालने लगे। तुम यहां बैठो, चलो शहर, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूं। लेकिन नवाज ने इशारे से मना कर दिया। खान साहब, मुझे घर ले चलिए, पहले मेरी बेटी को स्कूल से ले आइए, मैं अपना आखिरी वक्त उसी के साथ बिताना चाहता हूं। जमशेद खान मजबूरी में गाड़ी मोड़कर स्कूल ले आए, प्रिंसिपल से छुट्टी की बात की और बेटी को साथ ले आए। माहिरा पिता को गाड़ी में देखकर बहुत खुश हुई। नवाजुद्दीन ने अपने दर्द को छुपाते हुए उसे गोद में उठा लिया और बार बार उसके सिर को चूमते रहे। सचमुच कितनी बेबस होती हैं वे बेटियां, जिनके सिर से पिता का साया उठने वाला हो, और कितना टूटा होता है वह पिता जो अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया को बिखरते देख रहा हो। जमशेद खान ने उन्हें घर पहुंचाया और फिर हकीम को बुलाने गए। उस दौर की यही खूबसूरती थी कि रिश्तों में वफ़ाएं जिंदा थीं, पैसे का घमंड नहीं था। हकीम ने लंबा मुआयना करने के बाद चुपचाप सिर झुका लिया और कमरे से बाहर निकल आया। जमशेद खान भी तुरंत उठकर हकीम के पीछे गए। क्या बात है हकीम साहब, नवाजुद्दीन की तबीयत अचानक इतनी क्यों बिगड़ गई? और हकीम की बात सुनकर वे वहीं सन्न रह गए। खान साहब, नवाजुद्दीन के फेफड़ों को बीमारी ने जकड़ लिया है, उसके पास ज्यादा वक़्त नहीं है, कम से कम 24 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 2 दिन। अब उसे शहर ले जाना भी बेकार होगा। हकीम के चेहरे पर गहरा दुहक साफ छलक रहा था और जमशेद खान ने सिर झुका लिया। हकीम के जाने के बाद वह फिर नवाजुद्दीन के पास लौटे और उसका हाथ पकड़कर बोले, मर्द बनो, अपनी बेटी के लिए हिम्मत दिखाओ। हकीम साहब कह रहे हैं दवा के असर से तुम ठीक हो जाओगे। नवाजुद्दीन के चेहरे पर फीकी मुस्कान फैल गई। खान साहब, मरते हुए आदमी से झूठ बोलना सबसे बड़ा फरेब होता है। कहते हुए उन्होंने रोते हुए अपना हाथ सीने पर रखा और बेबस नज़रों से दूर खेलती बेटी को देखा। मेरी आंखों के सामने मेरी दुनिया बेसहारा हो रही है। उन्होंने जमशेद खान के हाथ थाम लिए। 50 वर्ष की उम्र में ईश्वर ने उसे बेटी का तोहफा दिया था और अब वही बेटी उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। जमशेद खान ने दिलासा दिया, अपने लिए अल्लाह से दुआ मांगो नवाज। लेकिन नवाज रोते हुए बोला, खान साहब, मैं अपनी बेटी की जिम्मेदारी आपके हाथ में सौंपता हूँ। अगर मेरे मरने से पहले आप यह यकीन दिला दें कि यह सुरक्षित रहेगी, तो मैं चैन से मर जाऊंगा। उसकी हालत देखकर जमशेद खान का दिल पिघल गया। बरसों की वफादारी निभाने वाले इस शख्स के लिए उन्होंने उसी वक्त एक बड़ा फैसला ले लिया, ऐसा फैसला जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
उन्होंने अपने करीबी नौकर को हवेली भेजकर 15 साल के बेटे अरमगान को बुलवा लिया। कुछ ही देर में अरमगान अपने पिता के सामने खड़ा था। कमरे में अब सिर्फ 4 लोग थे, अरमगान, जमशेद खान, नवाजुद्दीन और उसकी छोटी बेटी माहिरा। माहिरा कभी खेल में मसरूफ रहती तो कभी पिता के पास आकर उनका सिर सहलाती, जैसे उसके दिल को एहसास हो कि पिता की तकलीफ बढ़ रही है। जमशेद खान ने ठान लिया, मैं एक बड़ा फैसला लेने जा रहा हूं जिसमें तुम्हारी भी रजामंदी होगी। उसी शाम उन्होंने काजी साहब को बुलाकर गवाहों की मौजूदगी में अरमगान और माहिरा का निकाह करा दिया। मासूम माहिरा को निकाह का मतलब तक नहीं पता था, वह तो बस पिता की गोद में दुबकी बैठी रही। उसकी ओर से रजामंदी भी पिता ने ही जताई क्योंकि वह अभी नाबालिग थी और अरमगान भी बच्चा ही था। जमशेद खान ने यह राज अपने दिल में दफन कर लिया कि जब तक अरमगान अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता तब तक कोई इसे नहीं जानेगा। लेकिन इतना हुआ कि मरते हुए नवाजुद्दीन को चैन मिल गया। उसी शाम खून की उल्टी के साथ उसने अंतिम सांस ली। छोटी सी माहिरा अपने नन्हे हाथों से पिता का कुर्ता पकड़कर रोती रही। उसे समझ नहीं था कि बाबूजी को क्या हुआ है, लेकिन जमशेद खान ने उसे सीने से लगाकर संभाल लिया। अरमगान ने भी वादा निभाया और किसी से इस निकाह का जिक्र नहीं किया। वह तो निकाह का मतलब तक नहीं समझता था और शायद खेलते खेलते इस बात को भूल भी गया। लेकिन यह सच था कि उस रोज से अरमगान और माहिरा के बीच एक ऐसा गहरा रिश्ता बन चुका था जिससे वे दोनों कभी मुंह नहीं मोड़ सकते थे। नवाजुद्दीन को जमीन में दफन कर दिया गया और हवेली के आंगन में एक राज दफन हो गया। वह अपने बाबा के बिना रोती चिल्लाती रही क्योंकि उसने अब तक सिर्फ अपने पिता का सहारा ही देखा था। वह लड़की जिसने आंखें खोलते ही नवाजुद्दीन को माँ और बाप दोनों की सूरत में पाया था, उसके लिए अपने पिता के बिना रहना कितना मुश्किल होगा यह वही जानती थी, और उसका दिल। लेकिन जमशेद खान के सामने कसम खाते हुए नवाजुद्दीन के बड़े भाई रियाज ने उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और कहा कि वह उसे अपने घर ले जाएंगे। रियाज करीब के गांव में रहता था और नवाजुद्दीन से कुछ विवादों के चलते उसका रिश्ता टूटा हुआ था, इसलिए वह भाई की बीमारी के बारे में भी कुछ नहीं जानता था। जमशेद खान ने वह घर माहिरा के नाम कर दिया और रियाज के कहने पर सारी जिम्मेदारी उसे सौंप दी। लेकिन उन्होंने रियाज से यह बात छुपा ली कि अब वह सिर्फ नवाजुद्दीन की बेटी नहीं बल्कि उनकी बहू भी है। हाँ, उन्होंने रियाज को जोर देकर ताकीद की थी कि इस बच्चे को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए और हर महीने उसका खर्चा हवेली से पहुंचाया जाएगा। इस तरह रियाज अपने भाई की निशानी को अपने घर ले गया। उस रोज माहिरा न सिर्फ अपने पिता से जुदा हुई बल्कि पूरे गांव से भी दूर चली गई और उसकी राहें अरमगान से अलग हो गईं। जमशेद खान ने निकाहनामा और सारे सबूत अपने पास सुरक्षित रखकर इस राज को हमेशा के लिए दिल में दफन कर लिया। वह अच्छी तरह जानते थे कि उनकी बीवी फरीदा बेगम की जल्दबाज तबीयत और हवेली वालों के तेवर कैसे हैं। उनके 3 बच्चे थे, अरमगान, एक और बेटा और एक बेटी, जबकि हवेली के दूसरे हिस्से में उनके भाई की 2 बेटियां जायशा और सोनिया रहती थीं। हवेली में किसी चीज की कमी नहीं थी, दौलत और रुतबे के साथ इज्जत भी थी। जमशेद खान गांव के सरपंच थे। अरमगान इस पूरे वाकये को बिल्कुल भुला चुका था। हवेली का सबसे बड़ा बेटा होने की वजह से 2 साल बाद जब वह जवानी की दहलीज पर पहुंचा तो उसे उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेज दिया गया। अगर माहिरा अपने गांव को छोड़कर दूर चली गई थी तो अरमगान ने पूरा मुल्क ही छोड़ दिया। उसके जहन में उस सुनहरी बालों वाली गुड़िया की छोटी सी झलक तो थी, लेकिन बाहर की चकाचौंध भरी दुनिया ने उसे भी मिटा दिया। दूसरी ओर माहिरा का जीवन कठिनाइयों से घिर गया। जल्दी हाथ चलाओ, तुम्हें अंदाजा है मेरी बेटियां स्कूल से लौटने वाली हैं, चाची ने रसोई से झांक चीखते हुए कहा। वह पहले ही जल्दबाजी में थी, झटपट बर्तन उठाते हुए उसका नाजुक हाथ जल गया। दर्द से सिसकते हुए उसने हाथ खींच लिया और धीमे स्वर में बोली, खाना तैयार है चाची जान, मैं बस चाचा के लिए चाय बना रही हूं। हमेशा की तरह उसकी नरम आवाज सुनकर भी आसिया बेगम मुंह बिगाड़ती हुई लौट गईं। सारा दिन तो बस काम ही करवाना है इस लड़की से, न सोना आता है न खाना। पता नहीं बाप ने कैसी परवरिश की थी, बिगाड़कर हमारे हवाले कर दिया। वह बड़बड़ाती हुई कमरे की ओर चली गई। माहिरा आंसू निगलकर अपने दर्द को दबा गई, क्योंकि यह उसका रोज का हाल था। जब से उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, आसिया बेगम ने घर की सारी जिम्मेदारियां उसी पर डाल दी थीं। 12 साल कोई छोटा वक्त नहीं होता, लेकिन इतने समय में भी वह अपने बाबा को कभी भुला नहीं सकी। उनकी मोहब्बत भरी बातें, माथे पर चुंबन और सीने से लगाकर सुलाना,
उनकी मोहब्बत के बाद किसी और ने उसे वैसी मोहब्बत न दी। रियाज साहब ने कोशिश की थी, लेकिन आसिया बेगम ने उसे कभी चाचा नहीं बनने दिया, तो बाप बनने की तो बात ही दूर थी। कहा भी जाता है कि 100 चाचा मिलकर भी एक बाप की जगह नहीं ले सकते, और यही उसके साथ हुआ। रियाज के दिल में स्नेह था, लेकिन आसिया बेगम हर समय उनके कान भरती रहतीं। माहौल देखकर उन्होंने भी चुप्पी साध ली और घर के मामलों से दूर रहने लगे। आसिया बेगम का रवैया शुरू से ही उसके साथ सख्त था। उनका बेटा जाहिद उम्र में माहिरा से बड़ा था और अय्याश तबीयत का मालिक था। उसके 2 छोटे बहनें नाजिया और नादिया माहिरा से छोटी थीं, लेकिन दोनों उससे मोहब्बत करतीं और माहिरा भी उन्हें प्यार देती, जबकि जाहिद बुरी आदतों में डूबा हुआ था और हर वक्त माहिरा पर अपना हक जताने की कोशिश करता। उसकी माँ आसिया बेगम हमेशा उसके गुनाहों पर पर्दा डालती। उस रात भी वह देर से लौटा। माहिरा अपने कमरे में बैठी किताबें देख रही थीं जब उसे बाहर से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। वह समझ गई कि जाहिद फिर रात भर दोस्तों के साथ अय्याशी करके लौट रहा है और हमेशा की तरह दीवार फांदकर घर में दाखिल हुआ है। वह सब जानती थी, लेकिन चुपचाप पढ़ाई में डूबी रही। नाजिया और नादिया बगल में सो रही थीं। चाहे आसिया बेगम ने कितनी भी नफ़रतें पैदा करने की कोशिश की हो, लेकिन उसकी दोनों जुड़वाओं चचेरी बहनों ने हमेशा उससे मोहब्बत की और वह भी उन्हें दिल से चाहती थी। आंगन से आती हुई सरगोशियों की आवाज़ पर उसने दरवाजे की ओर नज़र उठाई। यकीनन आसिया बेगम जाहिद का इंतज़ार कर रही थीं और अब उसकी क्लास लेने का इरादा रखती थीं। तुम्हारा बाप दवा लेकर सोया है, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती? वह उनके सामने खड़े थे। जाहिद ने बेफिक्री से कंधे उचकाते हुए आसिया बेगम को देखा और बोला, तो फिर अब्बा से कहिए मुझे पैसे दे दें बाहर जाने के लिए। अगर पैसे मिल गए तो मैं ये सारी आदतें छोड़ दूंगा। जाहिद अपने इरादे पर अड़ा रहा। वह हर हाल में बाहर जाना चाहता था और बड़ी रकम मांग रहा था, लेकिन रियाज साहब साफ इनकार कर रहे थे क्योंकि उनके लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना नामुमकिन था। आसिया बेगम ने भी उसे समझाया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपने बाप का हाथ बटाने की बजाय इतनी बड़ी रकम मांग रहे हो। मगर जाहिद गुस्से में बोला, अम्मा, आपके पास सिर्फ 2 दिन हैं। मुझे हर हाल में पैसे चाहिए। बाहर जाकर पैसे कमाकर आप ही के हाथ में तो देने हैं, जिंदगी संवर जाएगी। यह कहकर वह अपने कमरे की ओर चला गया। वह चुपचाप सिर झुकाए पड़ती रही। आसिया बेगम देर तक आंगन में टहलती रहीं और फिर जाकर सो गईं, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि अगले ही 2 दिनों में जाहिद कुछ ऐसा करने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने रियाज साहब और आसिया बेगम की नज़र बचाकर घर के कागजात उठाए और डीलर के हवाले कर दिए। बदले में मिली रकम उसने उस दोस्त को दे दी जिसने उसे वीज़ा लगवाने के ख्वाब दिखाए थे। जाहिद को लगा कि यह सब वह छुपा लेगा और जब बाहर जाकर ढेरों पैसे कमाएगा तो उसके माँ बाप भी मान जाएंगे। लेकिन वह रात सबके लिए आफत बन गई जब उन्हें घर खाली करने का नोटिस मिला और यह भी पता चला कि जाहिद का वह दोस्त पैसे लेकर फरार हो गया है। जाहिद का तो मानो सब कुछ लुट गया। सिर पीटते हुए वह बेहाल हो रहा था और रियाज साहब पर तो मानो कयामत टूट पड़ी। जाहिद घर से भाग निकला। आसिया बेगम इस बात से अनजान थीं, लेकिन यह सब उसी की बिगड़ी हुई परवरिश का नतीजा था। वह 25 साल का नौजवान कुछ करने की बजाय बस सपने देखता रहा और एक ही रात में अमीर बनने की जुगत लगाता रहा। आज उसके लालच और अंधे भरोसे का नतीजा यह हुआ कि उसका बाप, जिसने पूरी जिंदगी इज्जत और नाम कमाया था, अपनी छत और बेटियों की इज्जत से भी हाथ धो बैठा। घर खाली करने के लिए उन्हें 2 दिन की मोहलत मिली और आसिया बेगम तो पछतावे में सिर पीट कर रह गईं। 2 दिन तक जाहिद घर से गायब रहा। रियाज साहब की तबीयत बिगड़ चुकी थी और घर में हर वक्त तनाव का माहौल था। आसिया बेगम फिर भी हार मानने की बजाय बार बार उसी मासूम लड़की को जिम्मेदार ठहराती रहीं, कहतीं, जब से यह मनहूस लड़की घर में आई है, इस घर का सुकून बर्बाद हो गया। वह बेचारी चुपचाप अपने कमरे में जाकर रो लेती। नादिया और नाजिया ने कई बार अपनी माँ को समझाया, लेकिन वे कहाँ रुकने वाली थीं। नादिया ने उसे गले लगाते हुए कहा, माही आपी, आप प्लीज़ मत रोइए, आपको रोता देख मेरा दिल बैठ जाता है। उसने आंसू पोंछते हुए हल्की सी मुस्कान दी और बोली, अरे तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जाकर अपना काम कर लो वरना अम्मा डांटेंगी। 22 साल की उम्र में वह लड़की अपने बाबू के जाने के बाद इतनी तकलीफ़ें देख चुकी थी कि अब उसे इन हालातों की आदत हो गई थी। रियाज साहब तो ब्लड प्रेशर की वजह से उठने चलने के काबिल भी नहीं रहे थे।
उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र थी कि घर खाली होने के बाद अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाएं। उधर जाहिद ने उन्हें बिल्कुल बेसहारा कर दिया था। उस रात जब वह देर से घर आया तो रियाज साहब ने उसकी अच्छी खासी पिटाई कर दी और गुस्से में कहा, तू ही है जिसने घर के कागजात डीलर को दिए और पैसे उस निकम्मे दोस्त को पकड़ा दिए। जाहिद चुप और शर्मिंदा सा खड़ा रहा, लेकिन उसकी आदतें बदले वाली कहाँ थीं। सिगरेट पीते हुए देर तक आंगन में बैठा रहा, जैसे बाप की डांट का उस पर कोई असर ही न हुआ हो। वैसे भी जब औलाद जवान हो जाए तो बूढ़े बाप की मार उसे और ज्यादा जिद्दी बना देती है। वह हमेशा जाहिद से दूर रहती थी। वजह थी उसकी बेहया नजरें और बिगड़ा हुआ रवैया। अय्याश दोस्तों की संगत में अब वह भी पूरी तरह अय्याश हो चुका था, और शायद उसने मन ही मन सोच लिया था कि वह उसे हासिल कर लेगा, जैसे वह उसकी मिल्कियत हो। मगर वह लड़की अपने बचपन की उस एक मीठी याद को अब तक नहीं भूली थी, जब उसके बाबू ने अरमगान का हाथ पकड़कर कहा था कि अब अरमगान उसका सहारा बनेगा, उसे संभालेगा और सब कुछ देगा। तो उसने भरोसा कर लिया था। वह जानती थी कि इस निकाह के बारे में घर के किसी को कुछ नहीं मालूम, लेकिन उसे यकीन था कि एक दिन अरमगान जरूर आएगा, उसे यहाँ से ले जाएगा और सबके सामने इस रिश्ते का इजहार करेगा। लेकिन हालात ने करवट बदली। रियाज साहब के पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने चुपचाप घर खाली कर दिया। आसिया बेगम ने ही सलाह दी कि भाई साहब का घर खाली पड़ा है, वहीं चलो। यूं उन्हें वह मौका मिला जिसके लिए वे बरसों से तरस रही थीं। अपने बाबू का गांव, उनका वही घर जो अब आधिकारिक तौर पर उसके नाम था। मगर घर पहुंचते ही आसिया बेगम ने कब्जा जमा लिया। उसने चाहा कि बाबू का कमरा उसी को मिले, लेकिन आसिया बेगम ने जबरदस्ती उसे छोटे से किचननुमा कमरे में डाल दिया। 2 कमरों में से एक रियाज साहब और आसिया बेगम को मिला, दूसरा जाहिद को, और वह छोटे से स्टोरनुमा कमरे में सिमट गई। ये उसका अपना घर था, बाबू की निशानी। लेकिन चाचा की चुप्पी और झुका हुआ सिर यह दिखा गया कि उनके लिए बस इतना काफी था कि मुसीबत में यह घर काम आया। मगर आसिया बेगम ने जल्द ही ये जताना शुरू कर दिया कि घर को चाचा या जाहिद के नाम कर देना चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ ये रिवाज नहीं कि घर औरतों के नाम पर रहे। वह डर गई, कहीं जाहिद अपने लालच में इस घर को भी बर्बाद न कर दे, जैसे पहले घर को किया था। उसने कांपते स्वर में कहा, ये घर मेरे बाबू का है चाची जान। बाबू ने इसे मेरे नाम करवाया था, मैं इसे किसी और के नाम नहीं कर सकती। यह सुनकर आसिया बेगम बौखला उठीं। उसके बाल झंझोड़ते हुए बोलीं, आहसान फरामोश, बरसों हमारे घर में रहकर तुम्हें कभी ध्यान नहीं आया कि यह सब तुम्हारे चाचा का है, और अब जब तुम्हारे बाप की बात आई तो तुम्हें अपनी जायदादें याद आ गईं। तेरी माँ भी ऐसी ही थी। उनके तेवर हमेशा की तरह जहरीले हो गए। नादिया और नाजिया ने यह सब चुपचाप देखा और अपने कमरे में जा छिपीं, क्योंकि माँ के सामने बोलना मतलब और गुस्सा मंगाना, और वह गुस्सा हमेशा उनकी माही आपी पर ही निकलता था। उस दिन रियाज साहब घर पर नहीं थे और उसे फिर आसिया बेगम की मार सहनी पड़ी। इसी बीच आसिया बेगम ने जाहिद के कान भर दिए कि घर को अपने नाम करवाने का यही वक्त है। जाहिद के दिल में अब एक और लालच जाग उठा था। उसी दिन वह किचन में बर्तन धो रही थी जब जाहिद दरवाजे से टेक लगाकर उसे घूरता रहा। उसकी बेहया नज़रों से असहज होकर वह बार बार दुपट्टा ठीक करती रही। मूंछों पर ताव देते हुए जाहिद आगे बढ़ा और उसके बिल्कुल करीब आ खड़ा हुआ। मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है? जब मैं तुम्हें देखता हूं तो तुम बेताब क्यों हो जाती हो? क्या पता अगर तुम मेरी पहुंच में आ जाओ तो फिर। माही का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। वह ऐसी बेहूदा बातें सुनना नहीं चाहती थी, क्योंकि अपने आप को वह किसी और की अमानत समझती थी। उसने कांपते हाथ से सीने पर हाथ रखा और बोली, आप यहाँ से जाइए, मैं इस बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। उसने हमेशा की तरह उसे नज़रअंदाज किया, मगर यही जाहिद को और भड़काता था। उसने गुस्से में उसका बाजू कसकर पकड़ लिया। समझती क्या हो अपने आप को? मेरे बाप के टुकड़ों पर पल रही हो। मेरे बाप ने तुम्हें पढ़ाया और अब तुम मुझे आंखें दिखाती हो। इस घर से बाहर जाकर कर भी क्या लोगी? बेहतर है खुद को और अपनी हर चीज़ को मेरे हवाले कर दो। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने जोर से बाजू छुड़ाया और किचन से बाहर चली गई। पीछे से जाहिद की जहरीली आवाज़ आई, बड़े नखरे आ गए हैं तुम्हारे। लगता है एक दिन ये नखरे निकालने ही पड़ेंगे ताकि तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाए। उस खबीस की नज़रें साफ बता रही थीं कि वह किसी की इज्जत का भी लिहाज करने वाला नहीं। वह हमेशा उससे दूरी बनाए रखती थी, मगर यह नहीं जानती थी कि किस्मत के लिखे से कोई बच नहीं सकता।
जल्द ही वह उसकी जिद का शिकार बनकर एक और गहरी आजमाइश में उतरने वाली थी। हवेली का माहौल इन दिनों कुछ अजीब सी हलचल से भरा हुआ था। पिछली रात ही जमशेद साहब की तबीयत बिगड़ गई थी, तो न केवल घर के सब लोग इकट्ठे हो चुके थे, बल्कि उन्होंने खुद अरमगान को फ़ोन कर दिया था कि अब उसे वापस लौट आने के बारे में सोचना चाहिए। अरहम अपनी पढ़ाई में व्यस्त था और वह अब कारोबार और ज़मीनी मसलों पर ध्यान नहीं दे सकते थे। वैसे भी 2 महीने से वह दिल की बीमारी में परेशान थे, जिसकी वजह से उनकी तबीयत अब अक्सर खराब रहने लगी थी। अरमगान को यहाँ से गए हुए पूरे 10 साल हो चुके थे, इसलिए अब वक्त था कि वह लौट कर आकर सब जिम्मेदारियां संभाले ताकि जमशेद साहब चैन का सांस ले सकें। अपने पिता की बेचैन हालत देखकर अरमगान ने हामी भर ली, जबकि पहले जब भी उसे बुलाया जाता तो वह तरह तरह के बहाने बनाता। बाहर की रंगीन दुनिया की आज़ादियाँ और अय्याशियाँ शायद उसे अपनी आदत बना चुकी थीं, इसलिए वह हमेशा यहीं बिजनेस जमाने की सोचता था। लेकिन उसके पिता ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। इस बार उसने ठान लिया कि अगले 2 दिन में वह लौट आएगा, और उसकी वापसी की खबर से हवेली में सब लोग बेहद उत्साहित थे। हवेली की लाडली जोबिया उर्फ जोबी, जो अरमगान की बहन थी, अपने भाई की आमद की खबर सुनकर तो फूली नहीं समा रही थी। वह कॉलेज की चंचल और शरारती लड़की थी। उसने हंसते हुए भाई से कहा, भैया, मैंने आपके लिए लिस्ट तैयार कर ली है, आप वह सारी चीज़ें लेकर आएंगे। अरमगान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं, मैं अपनी गुड़िया के लिए सब कुछ लाऊंगा। तभी अरहम ने ताना मारा, तुम्हारी चाहतें तो कब्र तक खत्म नहीं होंगी। जोबी ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, मैंने आपसे थोड़ी कहा, मैं तो अपने भैया से कह रही हूँ। यह सुनकर अरम ने झुककर हंसी दबा ली, क्योंकि जोबी को चिढ़ाना उसके लिए सबसे पसंदीदा काम था। उधर फरीदा खानम बोली, बस अब अरमगान लौट आए तो मैं उसे बिना शादी किए कहीं नहीं जाने दूंगी। अब तो वह शादी करके यहीं घर पर रहेगा और यही बिजनेस संभालेगा। मुझसे ये जुदाई और बर्दाश्त नहीं होती। उनकी बात पर जायशा ने शर्माते हुए मुस्कुराकर सिर झुका लिया। लंबे अरसे से उसके दिल में अरमगान के लिए भावनाएं पल रही थीं, मगर घर में कभी ऐसी कोई बात नहीं होती थी जिससे उनके रिश्ते की शुरुआत बन सके। फिर भी उसे यकीन था कि अरमगान उसे पसंद करेगा। तभी फरदौस बेगम, जो कि फरीदा बेगम की बहन और देवरानी भी थीं, बोलीं, क्यों नहीं, अरमगान तो हवेली का बड़ा बेटा है और अब बड़े बच्चों की शादियों से ही शुरुआत होनी चाहिए। यह सुनकर सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई, जबकि जमशेद साहब ने गहरी सोच में पड़कर सबको देखा और सिर झुका लिया। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि अरमगान के आने के बाद क्या होने वाला है, मगर यह सच अब उनके दिल से निकालने का वक्त आ चुका था। इसलिए वह बस अरमगान की आमद का इंतज़ार कर रहे थे, ताकि उसके तौर तरीकों और विचारों को देखकर ही कोई फैसला कर सकें। उस शाम मौसम बादलों से घिरा था। नादिया और नाजिया अपनी खाला के घर जाने का इरादा रखती थीं, तो रियाज साहब उन्हें अस्र के वक्त छोड़ने के लिए ले गए। दूरी कुछ ज्यादा थी, इसलिए उनके लौटते लौटते ईशा तक का वक्त हो जाना था। उधर आसिया बेगम सिरदर्द का बहाना बनाकर दवा लेकर अपने कमरे में सो चुकी थीं। सर्दी कुछ ज्यादा थी, इसलिए वह जल्दी जल्दी काम निपटाकर कमरे में आ गईं। तभी अचानक उन्हें घर के अंदर जाहिद की आवाज़ सुनाई दी। शाम का वक्त था, लेकिन धुंध की वजह से काफ़ी अंधेरा छा गया था। जाहिद ने उनके कमरे में झांककर देखा और पाया कि शायद आसिया बेगम सो चुकी हैं। उसे अकेला देखकर वह अचंभे में पड़ गया और बोला, क्या कर रही हो? फिर वह कमरे में चला आया। उसने डरते हुए जल्दी से दुपट्टा ओढ़ा और चारपाई से उठकर बाहर निकलना चाहा, मगर जाहिद ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह बोला, ऐसे ही मेरे आगे पीछे घूमती रहा करो, अच्छी लगती हो। वह सिगरेट का धुआं उसके चेहरे पर छोड़ते हुए अजीब नज़रों से देख रहा था। वह भीतर तक कांप गई और बोली, मेरा हाथ छोड़ो जाहिद, और यहाँ से जाओ। मगर उसने उसे दीवार से सटा दिया और झुककर उसकी गर्दन की खुशबू सूंघने लगा, जो उसे बहका रही थी। उसने गुस्से से कहा, तुमने अभी तक यह घर मेरे नाम क्यों नहीं कराया? उसने जाहिद के सीने पर हाथ रखकर खुद को दूर किया और बोली, करवा दूंगी, मगर मुझसे दूर रहो। उसकी आवाज़ कांप रही थी। जाहिद जहरीली हंसी हंसते हुए कमरे का दरवाज़ा बंद करने के लिए मुड़ा ही था कि वह जोर से चिल्लाई और आसिया बेगम को आवाज़ दी, चाची जान, चाची जान, इन्हें मेरे कमरे से ले जाइए, पता नहीं क्या करने का इरादा रखते हैं। वह चीख उठी थी, मगर जैसे आसिया बेगम सोते हुए भी जागने का नाटक कर रही थीं। उसे यह नहीं पता था कि यह सब उनकी ही शह का नतीजा था, जिसकी वजह से आज जाहिद इस हद तक बढ़ने के लिए तैयार खड़ा था।
जाहिद हंसते हुए बोला, बेफिक्र रहो, अगर तुम्हारी माँ जाग भी रही हैं तो तुम्हें बचाने कभी नहीं आएंगी। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, खुदा का वास्ता है, मेरी इज्जत के साथ मत खेलो। मैं घर तुम्हारे नाम करवा दूंगी, लेकिन अभी यहाँ से चले जाओ। जाहिद ने उसके जुड़े हुए हाथों को अपने होंठों से छुआ और फिर उसके बाजुओं को पकड़ते हुए आगे बढ़ा। ये देखकर उसने चीखते हुए उसे दूर धक्का दिया और भागकर बाहर की ओर निकल गई। उसने दुपट्टा सीने से कसकर पकड़ा और तेजी से हवेली के आंगन में दौड़ने लगी, मगर जाहिद भी उसके पीछे भाग रहा था। वह आसिया के कमरे की ओर भागी और दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगी, लेकिन आसिया, जो उसकी चीख पुकार पर दरवाज़ा नहीं खोल रही थीं, अब खटखटाने पर कैसे खोल सकती थीं। तभी उसके दिमाग में इज्जत बचाने का उपाय आया और वह सीधे उस बाहरी दरवाजे की ओर दौड़ी जो खेतों की तरफ खुलता था। यह दरवाज़ा उसके बाबा ने खास अपने आने जाने के लिए बनवाया था। उसने जंग लगे दरवाजे को जोर से खींचा ही था कि जाहिद ने उसे अपनी पकड़ में ले लिया। उसने उसकी कमर पर नाखून गड़ा दिए और खुले बालों को कसकर पकड़ लिया। जाहिद गुर्राया, कहाँ भागोगी? आज रात तो तुम चाचा के आने से पहले ही मेरे हवाले हो जाओगी। मौसम देखो, क्या तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आता? उसकी आंखों में हवस साफ झलक रही थी और वह उसके सामने एक बेबस बकरी जैसी थी, मगर आज बात उसकी इज्जत की थी। उसने पलटकर पूरी ताकत से उसकी गर्दन पर मुक्का जड़ दिया, से कर दिया। जाहिद दर्द से कराहते हुए 2 कदम पीछे हटा तो उसने झुककर वहीं पड़ा एक मोटा बांस उठा लिया और पूरी ताकत से उसके सिर पर दे मारा। जाहिद का माथा फट गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे गिरा देखकर वह खेतों की ओर भाग गई। धुंध में गुम होती, दुपट्टा सीने पर लपेटे वह भागती रही। उस रात वह अपने ही घर से बेआबरू होकर निकलने वाली लड़की थी, जिसके पास अब कोई सहारा नहीं था। उसे साफ समझ आ गया था कि जाहिद की नज़र की खबासत यही कह रही थी कि आज वह उसकी इज्जत लूट कर रहेगा। थक हार कर वह एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गई, वही पेड़ जिसके नीचे अक्सर पंचायत लगती थी। आज उसे अपने बाबा की याद बुरी तरह सता रही थी। सोचती, अगर उसका पिता जिंदा होता तो उसे कभी इस हालत में घर से नहीं निकलना पड़ता। आंसुओं में भीगी थककर उसने अपना सिर घुटनों पर टिका दिया और तभी उसके कानों में अपने बाबा की आवाज़ गूंज उठी, जब भी तुझ पर मुसीबत का वक्त आए तो चुपचाप जमशेद खान के पास चली जाना, मुझे यकीन है कि वह तेरा साथ देंगे। अब उसके पास यही एक रास्ता था। उसका चाचा तो रोज़ उसकी बेइज्जती देखता था, फिर भी मूक तमाशाई बना रहता था। आज वह खड़ी हुई और तय कर लिया कि अब अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगी। उसका रुख हवेली की तरफ हो लरक हो गया। बचपन में वह इतनी बार वहां जा चुकी थी कि उसे हवेली का हर रास्ता याद था। रात के अंधेरे में वह हवेली पहुंच गई। उधर हवेली में जैसे जश्न का माहौल था, क्योंकि उसी रात अरमगान वापस आया था। यह किस्मत थी या कुछ और कि वह दोनों फिर से आमने सामने थे। उसने जाके जमशेद साहब तक संदेश पहुंचाया कि नवाजुद्दीन की बेटी उनसे मिलने आई है। जमशेद खान तुरंत नौकरों के क्वार्टर की ओर चले आए। उसे देखकर उन्होंने अनायास ही उसके सिर पर हाथ रखा। वह रोते हुए बोली, खान साहब, मैं यहाँ पनाह के लिए आई हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। उसने सब कुछ बताए बिना बस यही कहा कि अब उस घर में रहना उसके लिए खतरे से खाली नहीं। जमे हुए चेहरे के साथ जमशेद खान बोले, ठीक है, इस राज को फिलहाल छुपाए रखते हैं जब तक अरमगान कोई फैसला नहीं करता। और इस तरह उसने हवेली में एक नौकरानी की हैसियत से रहना शुरू किया। फरीदा खानम को जमशेद खान ने बता दिया कि वह नवाजुद्दीन की बेटी है, मगर बाकी किसी को ज़रूरी नहीं समझा। सबके लिए वह बस हवेली की एक नौकरानी थी। अगली सुबह जब वह नाश्ते की मेज़ सजा रही थी, तब पहली बार उसकी नज़र अरमगान पर पड़ी। उस हवेली आए हुए तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका था, मगर न उसके चाचा ने और न ही किसी और ने उसके हालात पूछने की ज़रूरत समझी थी। बार बार उसे अपनी जिल्लत पर गुस्सा और अफसोस हो रहा था। और तभी सीढ़ियों से उतरता अरमगान उसे नजर आया। चाचा का परिवार भी दूसरे पोर्शन में ही रहता था, इसलिए जायशा के अलावा वहां कम ही कोई आता जाता था। वह अफसर ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल तैयार था। यहां आकर उसने काफी आराम कर लिया था और अब अपनी दिनचर्या में वापस लौटना चाहता था। पश्चिमी तहजीब में रहते हुए उसे आराम की आदत कम ही थी। उसने जब सिर उठाकर उस उतरते हुए राजकुमार को देखा तो ऐसा लगा मानो आसमान से कोई हसीन और जमीला शख्स सिर्फ उसका मुकद्दर बनकर उतरा हो और वह पलक झपकना ही भूल गई।
जमशेद साहब ने भी उसके चेहरे का बारीकी से जायजा लिया। गुलाबी रंगत, ठहरी हुई आंखें और हैरानी से थम चुके होंठ। दिल की धड़कनें अजीब तरह से शोर मचाने लगीं। वह सोच भी नहीं सकती थी कि इतना शानदार पुरुष उसके मुकद्दर में लिखा गया है, यानी वह उसका पति है और उस पर उसका हकरात है। यही उनकी पहली मुलाकात थी। अर्जमगान ने भी गौर किया कि वह लगातार उसी को देखे जा रही थी। जमशेद साहब ने गला खंखार कर उसे होश की दुनिया में लौटाना चाहा और वह अपनी इस बेख्तियारी पर बेहद शर्मिंदा होकर वहां से पलट गई। अर्जमगान उसे जाते हुए देखता रहा और फिर मुस्कुराकर सबकी ओर ध्यान दिया। उसने सवाल किया, "ये लड़की कौन है बाबा? ये अपने हुलिये से घर की नौकरानी नहीं लगती। साफ सुथरा पहनावा, तहजीब और सलीका, सिर पर दुपट्टा और बेहद मासूम हसीन चेहरा, ये 21-22 साल की लड़की यहाँ कैसे मौजूद है?" जमशेद साहब के इशारे पर फरीदा बेगम ने नाराजगी से कहा, "अरे, नौकरानी है तो नौकरानी ही कहेंगे, इसे घर की सदस्य नहीं बना सकते।" उन्हें शायद बुरा लगा कि जमशेद साहब उसे अलग तरह से पेश कर रहे हैं। वहीं अरहम और जूनी तो मज़े से नाश्ता करते रहे। अरहम बोला, "मम्मा, वो लड़की नौकरानी नहीं लगती, काफ़ी सादा और आकर्षक है माशाअल्लाह।" फरीदा बेगम ने सख्ती से कहा, "लगती हो या न हो, है तो घर की नौकरानी ही।" लेकिन सच्चाई यह थी कि उस लड़की की मासूमियत अर्जमगान के दिल में घर कर चुकी थी। यहाँ आकर उसने पूर्वी सुंदरता से भी वाकिफ़ी हासिल की, मगर उसे अफसोस हुआ कि यहाँ भी पश्चिमी चमक-दमक हावी होती जा रही थी, जो हया से दूर करती है। लेकिन ये लड़की सचमुच उसके लिए काबिल-ए-तवज्जो थी। दिन ब दिन वह हवेली में ज़्यादा परफेक्ट होती चली गई। सर्वेंट क्वार्टर में उसकी रहाइश थी और उसका मन करता कि एक बार चाचा के घर जाकर सवाल करे कि उन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की, जबकि उसे यहाँ रहते हुए महीना हो चुका था। मगर फिर वह खामोश हो जाती। शायद कुछ बातों में इंसान का अनजान रहना ही बेहतर होता है। हवेली का अंदरूनी सिस्टम उसने बखूबी संभाल लिया था। मुलाजिमों से काम करवाना, फरीदा बेगम की देखभाल करना और जमशेद साहब उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगे थे। उनकी नज़र में वह नवाजुद्दीन की वफादारी की झलक थी, इसलिए वह उन्हें बहुत अजीज थी। शाम को वह अक्सर उनकी स्टडी में जाती, किताबें लेती और बातचीत करती। जूनी के साथ भी उसकी गहरी अटैचमेंट हो गई थी। जूनी की शरारतें उसे अपनी बहनें नाजिया और नादिया की याद दिलातीं और वह कभी-कभी उदास हो जाती। उस रोज़ वह अर्जमगान के कमरे में थी। फरीदा बेगम ने कहा था कि वह कमरे की सफाई ठीक से देखे, क्योंकि अर्जमगान को बेतरतीबी पसंद नहीं थी। कमरे में आते ही उसका दिल अजीब तरह से धड़कने लगा, मानो वही एहसास फिर से घेर रहा हो। कपड़ों को करीने से रखकर वह साइड टेबल पर बिखरी चीज़ें समेटने लगी। कमरे में काफ़ी बिखराव था। शायद सुबह नौकरानी ने ठीक से सफाई नहीं की थी, सो उसने खुद ही हाथ बटाना शुरू किया। वह आईने के सामने रखी चीज़ों को सजा रही थी कि अचानक नज़रें उठाकर आईने में देखा। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। इससे पहले कि वह कमरे से निकलती, दरवाज़ा खुला और सामने वही आ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी लौट आएगा, लेकिन आज मीटिंग के बाद अर्जमगान सीधा घर आया था। जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसकी नज़र उस पर पड़ी। कंधों पर ढका दुपट्टा, लंबे बाल जो अभी तक गीले थे, शायद अभी-अभी नहाकर आई थी, और वह ठिठक गई। उसकी भीगी-भीगी सी खुशबू चारों ओर फैल रही थी और अर्जमगान हैरानी से उसे देखता रह गया। उसके सुनहरे बाल आज भी बिल्कुल वैसे ही थे, बड़ी-बड़ी भूरी आंखें, गुलाबी होंठ। वह किसी चमकते हुए हुस्न के सितारे से कम नहीं लग रही थीं। अर्जमगान कदम-कदम उसके करीब आता गया, जबकि वह पलटकर जाने ही लगी थी कि उसने नरमी से उसका दुपट्टा थाम लिया और सवाल किया, "यहाँ आने की कोई ख़ास वजह?" वह उसकी आंखों में देख रहा था, जबकि वह झिझक कर सर झुका गई और बोली, "बेगम साहिबा ने कहा था कि आपके कमरे की सफाई का ठीक से जायज़ा ले लूं।" उसने पूरी कोशिश की थी कि उसके लहजे में कोई हिचकिचाहट न झलके। अर्जमगान मुस्कुराया, "जब काम पूरा हो गया तो अब रुकने की वजह?" उसकी शोख नज़रें अभी भी उसी की आंखों में टिकी थीं। वह घबरा गई, क्योंकि जाहिद वाले हादसे के बाद से उसका दिल डरने लगा था। अर्जमगान कदम दर कदम उसकी तरफ और झुक आया। वह सोचने लगी, ये मुझे जाने बिना ही मेरी करीबियों का चाहने वाला नजर आता है। क्या यही होती है मर्दानगी? उसके ख्यालों में बदगुमानी बढ़ गई।
तभी अर्जमगान ने हाथ बढ़ाकर उसकी लटें चेहरे से हटा दीं। एक कपकपी उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वह इतना बेबाक हो सकता है। कौन हो तुम, इतनी हसीन और मासूम? अर्जमगान ने सरगोशी की। वह बोली, खान हवेली की नौकरानी। सर झुकाकर उसने दुपट्टा मुट्ठी में कस लिया। अर्जमगान ने अचानक उसकी कमर पकड़कर उसे अपने सीने से सटा लिया। वह सकपका गई। अर्जमगान ने उसके गले पर होंठ रख दिए और उसकी खुशबू अपने अंदर उतारने लगा। वह कांप उठी और खुद को दूर किया। उसके जहन में सवाल उठे, क्या खान हवेली के शहजादे नौकरानियों से यूं ही पेश आते हैं? उसकी आंखों में आंसू भर आए। अर्जमगान देर तक उसे देखता रहा, फिर उसे और करीब खींचकर बोला, एक बार इस हुस्न को करीब से महसूस करना चाहता हूं, इतनी नज़दीकी से कि और कोई चाहत बाकी न रहे। वह झटके से उठ खड़ी हुई। उसका दिल टूट चुका था। उसने अर्जमगान को हमेशा एक इज्जतदार, सलीकेदार और मोहब्बत करने वाला मर्द समझा था, मगर आज का बर्ताव देखकर लगा कि उसमें और जाहिद में कोई फ़र्क नहीं। वह तो उसे सिर्फ एक नौकरानी समझकर अपने हक जताने आया था। सर झुकाकर वह रोती रही। उसने सोचा, अगर यह मुझे पहचानता, मेरे बारे में जानता और फिर मेरी करीबियों का ख्वाहिशमंद होता, तो शायद मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझती। उस शाम वह हवेली नहीं गई। फरदौस बेगम को कहलवा दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अर्जमगान भी उदास दिल से वहीं रह गया। जब शाम ढली तो हवेली में अचानक शोर मच गया। वह सर्वेंट क्वार्टर से बाहर निकली तो देखा, मुख्य दरवाजे पर कोई जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। गार्ड्स उसे घेर चुके थे। आते हुए शख्स को देखकर वह सन्न रह गई। जाहिद! उसके होंठों से बेसाख्ता निकला और वह भागकर अंदर चली गई। वह नहीं चाहती थी कि उसे पता चले कि वह यहाँ है। कुछ ही देर में जाहिद हवेली के अंदर घुस आया। गार्ड्स उसके पीछे पीछे थे। वह सीधे लॉन्च में पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरी चचाजाद को तुम लोगों ने यहाँ छुपा रखा है। किस हक से वह यहाँ रह रही है? वह मेरी मंगेतर है और घर से भागकर आई है। जुमशेद खान का इंसाफ कहाँ गया? उसकी चीखें हवेली में गूंजने लगीं। गार्ड्स सतर्क हो गए। अर्जमगान और अरहम भी अपने कमरों से निकल आए। जाहिद का हंगामा बढ़ गया। किचन के दरवाजे की ओट में छिपी वह कांप रही थी। जाहिद चिल्ला रहा था, बाहर निकलो, मुझे मालूम है तुम यहीं हो। उस रात घर से भागकर सारे जेवर चुरा लिए थे। आज मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा और इन लोगों पर केस करूंगा। आखिर गांव वालों को क्या इंसाफ देंगे जब एक चोर को अपने घर में पनाह दे रखी है? वह भागते हुए बाहर आ गई। यहां से चले जाइए, खुदा का वास्ता है आपको। सीढ़ियों से उतरता हुआ अर्जमगान यह हंगामा देख रहा था। यह सब क्या हो रहा है? दूसरे हिस्से से उसके चाचा का परिवार भी वहीं आ गया। जाहिद चीखते हुए बोला, आइए खान साहब, आप भी सुन लीजिए कि आपके घर में रहने वाली ये तुच्छ नौकरानी कितने बड़े कारनामे कर रही है। ये मेरी चचेरी बहन है, मेरे बाप के टुकड़ों पर पली है। मेरे बाप ने इसे पाला पोसा और जवान किया, और आज उसी घर से जेवर और पैसे चुराकर आपकी हवेली में पनाह लिए बैठी है। वह घुटनों पर सिर रखे चिल्लाई, यह झूठ बोल रहा है, यह सिर्फ झूठ ही कहता है। जाहिद गरजकर बोला, अच्छा तो सच बता दो सबको। उस रात तुम अंधेरे में हवेली आई थी। हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम यहाँ छुपी थीं, अमीरजादों की रातें रंगीन बना रही थीं। तभी अर्जमगान की दहाड़ गूंजी, खबरदार, अगर तुम्हारी आवाज फिर सुनाई दी तो तुम्हारी जुबान गले से खींचकर बाहर निकाल दूंगा। माहौल में सन्नाटा छा गया। जायशा कांप गई और दीवार से लगी वह लड़की डर से बेहाल हो उठी। जाहिद आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ना चाहता था, तभी अर्जमगान ने उसे धक्का देकर बारिश में गिरा दिया और गरजा, अगर मेरी बीवी की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो अपने पैरों पर चलकर यहां से जा नहीं पाओगे। जुमशेद खान ने हैरत से बेटे को देखा और गार्ड्स को आदेश दिया, जाहिद को सर्वेंट क्वार्टर में बंद कर दो। ये यहीं रहेगा जब तक इसका बाप यहां आकर माफी मांगकर इसे वापस नहीं ले जाता। और याद रखो, ये लड़की मेरी बीवी है, माहिरा अर्जमगान खान। अगर इसके खिलाफ उंगली उठाई तो हाथ तोड़कर कुत्तों के सामने फेंक दूंगा। वह हैरत से अर्जमगान को देखती रह गई, जिसे वह अब तक गलत समझती रही। वह सब कुछ जानता था। फरीदा खानम ने बेटे को देखा और तभी जुमशेद खान ने वह राज खोल दिया। झायशा गुस्से से चिल्लाई, यह कैसे हो सकता है? एक नौकरानी की बेटी को हमारी बेटी पर तरजीह दी जा रही है। उसने अपने बाप सरफराज खान की तरफ देखा। सरफराज ने साफ कहा, अगर तुम इसका रिश्ता निभाओगे अर्जमगान, तो हमारा रिश्ता खत्म। अर्जमगान ने दृढ़ता से कहा,
यह मेरी बीवी है, हमारा निकाह हो चुका है। जिसे ऐतराज़ है वह रिश्ता तोड़ सकता है, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बाबा, आप जल्द से जल्द इसकी रुखसती का इंतज़ाम करें। सब हैरान रह गए। अर्जमगान अपने कमरे में चला गया और वह लड़की वहीं बैठ गई। जूनी भागकर उसके पास आई। मतलब आप हमारी भाभी हैं? आपने हमें इतने दिन क्यों नहीं बताया? फरीदा खानम दुखी होकर कमरे में चल गईं। जुमशेद खान स्थिति समझते थे। यह वक्त की ज़रूरत थी। जाहिद को उसके बाप को सौंपते हुए उन्होंने अंतिम चेतावनी दी। ऐसे रिश्तेदार जो हमारी जिंदगी में सिर्फ तमाशबीन हैं, उनसे किनारा ही बेहतर है। और फिर वह दिन आया जब वह दुल्हन बनी सजकर अर्जमगान के कमरे में बैठी थी। इतने दिनों बाद उसने अर्जमगान को देखा। बड़ी रुखसती की रस्म हुई। सरफराज खान और उनकी बीवी ने भी शिरकत की। अर्जमगान कमरे में दाखिल हुआ तो वह झट से सिर झुका गई। अर्जमगान उसके सामने बैठा और उसने नमी भरी आंखों से पूछा, क्या आप जानते थे? अर्जमगान मुस्कुराया। मैं उस वादे को कैसे भूल सकता हूं जो मैंने सबके सामने किया था कि मैं इस सुनहरी गुड़िया का हमेशा ख्याल रखूंगा। उसने उसे नरमी से सीने से लगा लिया और उस रात कतरा कतरा मोहब्बत उस पर निछावर करता रहा और वह अर्जमगान की मोहब्बत में भीगती चली गई। उसे यकीन था कि उसके सब्र और आजमाइशों का सबसे हसीन इनाम उसे मिल चुका है, जो वह सचमुच डिजर्व करती थी।